हेलो एवरीवन, कैसे हैं? हेलो एवरीवन, लखवीर, ऋषि, मुस्कान। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। अब तनिष, इवनिंग सर। गुड इवनिंग रणवीर, कैसे हैं आप? सर अच्छे। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ बेटा, लास्ट क्लास का। गुड इवनिंग लखवीर, गुड इवनिंग एकता। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों को फजांस रूल समझ आया था? किसी को कोई डाउट था बेटा फजांस रूल में? नो सर, आ गया था समझ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई ऐसा है कि जिसको फॉर्मल चार्ज में कोई डाउट हो? गुड इवनिंग किरण, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जस्ट गिव मी ओनली अ 1 सेकेंड। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। एकता, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीरज। किरण, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मल चार्ज डिस्कस कर लिया था, राइट? बेटा, किसी को फॉर्मल चार्ज में डाउट है? एनीवन, एनी डाउट इन फॉर्मल चार्ज? नो सर। चलो, सबको क्लियर था फॉर्मल चार्ज? यस सर। ओके, गुड। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। बेटा, आज हम बात करने जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अच्छा, मुझे एक बताओ, एक बात बताओ। आप लोगों ने वैरायटी ऑफ डॉग्स के बारे में सुना है कभी? नो। डॉग्स, हाइब्रिड डॉग्स के बारे में सुना है आपने कभी? जी सर, सुना है हाइब्रिड डॉग्स के क्या बारे में। होते हैं हाइब्रिड डॉग्स के ना? मतलब जैसे हमें एक हस्की हमारे पास है और एक दूसरा कोई ब्रीड का डॉग है, हम दोनों उसके उन दोनों का जो ब्रीडिंग कराते हैं, जो फिर जो नया बेबी पैदा होगा उसको हम हाइब्रिड डॉग कहते हैं। गुड, वेरी गुड किरण, इसका मतलब बायो है आपके पास, राइट? नो सर, आई एम पीसीएम स्टूडेंट। अच्छा, ओके, पीसीएम स्टूडेंट्स। तो आपको कैसे पता है हाइब्रिड के बारे में बेटा? सर ये 9th का कॉन्सेप्ट है एक। अरे वेरी गुड, 9th का आपको अभी तक याद है? उसमें एक टॉपिक था जिसमें हम प्लांट्स में भी ये सब करवा के उनके नए नए ब्रीड्स को बनाया गुड। करते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने आर्टिफिशियल उसके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, हाइब्रिड डॉग्स को बनाया कैसे जाता है? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। हाइब्रिड डॉग्स को बनाया कैसे जाता है? क्या कोई लैब में बनाते हैं क्या अपन हाइब्रिड डॉग्स को? यस। क्या बात करो। अंजोत, मुस्कान, रणवीर, गुरी, धनेश, अनुज, कैसे बनाते हैं हाइब्रिड डॉग्स को? एनी वन, एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट?
तो देखो हाइब्रिड डॉग्स को जो बनाया जाता है बेटा वो डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग ब्रीड्स के एनिमल्स को, मतलब ब्रीड का मतलब है कि एक का स्पर्म और दूसरे का ओवम जो है वो कलेक्टिवली कंबाइंड करा जाता है विद डिफरेंट वन। सो उस केस में हम बोलते हैं कि जो एक नई ब्रीड निकल के आएगी उसका नाम है हाइब्रिड। जैसे आप लोगों ने पिटबुल के बारे में सुना है, आप लोगों ने कभी हैव यू हियर्ड अबाउट पिटबुल? यस सर, एक डॉग अच्छा, की ब्रीड है पिटबुल। डॉग की ब्रीड है। एक और है, अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो लेब्रा। आपने सुना है लेब्रा के बारे में? यस सर। सुना है सर, सुना अच्छा, है। लेब्रा भी क्या है? एक हाइब्रिड डॉग है। एक हाइब्रिड डॉग है। अच्छा, आप लोगों ने और मुझे तो नाम याद नहीं है, आप लोग मुझे बताएंगे एक आधा नाम और? एक मल्ट हस्की होता है सर। सॉरी, एक मल्ट हस्की भी होता है। मड हस्की। अच्छा, मड हस्की का नाम सुना है भाई आप लोगों ने? चलो, तो मड हस्की, आई डोंट नो कि व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, बट बेसिकली मुझे लग रहा है हाइब्रिड आप लोगों को समझ आ गया है। हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो अलग अलग ब्रीड के डॉग्स को कंबाइंड करवाया जाता है, उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, देन वी आर टू प्रोड्यूसिंग अ न्यू ब्रीड। सिमिलरली ऑर्बिटल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है बेटा, जब दो अलग अलग ऑर्बिटल्स को कंबाइंड किया जाता है तो एक नया ऑर्बिटल सामने निकल कर आता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम हॉर्स का स्पर्म ले लें और डॉग की ब्रीड निकल जाए? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। ये नो पॉसिबल सर। नहीं है। अच्छा, नो सर। क्या ये पॉसिबल है कि हॉर्स का स्पर्म ले लें तो लॉयन की कोई नई ब्रीड निकल जाए या काऊ की नई ब्रीड निकल जाए? दैट नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हाइब्रिड करवाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। से यस और नो? हाइब्रिड करवाने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अब क्या कंडीशंस हैं जिनमें हम हाइब्रिड करवा सकते हैं, जिनमें हम हाइब्रिड नहीं करवा सकते? तो हाइब्रिड हमेशा याद रखिएगा बेटा एक सेम क्लास के अंदर होती है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर डॉग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे कोई डोंकी प्रोड्यूस हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं। इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो अपने ही क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सेम एज इट इज ऑर्बिटल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। ऑर्बिटल्स भी हर एक के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते, तो ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन के लिए हमें कुछ रूल्स सेट करने पड़ते हैं, तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल हाइब्रिड है या नहीं है। बात समझ आ गई आपको? हाइब्रिडाइजेशन बायो की टर्म्स में एंड हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री की टर्म्स में डिफरेंस समझ आया दोनों में? चलो, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग बेटा मुझे बताओ, स्क्रीन सब लोगों को विजिबल हो रही है मेरी? यस सर। देखिए, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। चलिए, यस यस सर। तो बहुत बड़ा सा वेलकम है आप सबका, आप लोगों क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले लेक्चर की, जिसका नाम है वीबीटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज ये दो बड़े टॉपिक कवर करने हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या कवर करना है हमें आज? पहला वीबीटी कवर करना है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कवर करना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप करवा देता हूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूं और आप मुझे बताइएगा क्या वो टेबल सबको क्लियर है। देखो, पहले मैं बात कर लेता हूं फजान्स की। तो फजान के अकॉर्डिंग हमने दो चीजों की बात की थी, अगर आपको याद हो, कैटायन की और एनायन की। कैटायन के साइज के बारे में हमने बात की थी और चार्ज के बारे में बात की थी। कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल। और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज। चार्ज कैसा होना चाहिए कैटायन का? चार्ज कैसा होना चाहिए कैटायन का? इट शुड बी हाई। वेरी गुड। और अनायन का चार्ज कैसा होना चाहिए? अगेन इट शुड बी हाई। इसके बेस पर हमने कई फैक्टर्स देखे थे बेटा कि पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीसी के। व्हाट इज सीसी? व्हाट इज सीसी?
कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर। और जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। ये बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। भाई कोवेलेंट ज्यादा है तो आयनिक कम हो जाएंगे उसके अंदर। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ये बात हमने की थी फजान रूल के अंदर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ बेटा पहले। चलो, इसके बाद हमने डिस्कस किया था फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के अंदर आप याद करो, मैंने आपको बताया था V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस। V क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। L क्या था? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। S क्या था? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी को कोई डाउट था इन फॉर्मूलेज में? जल्दी बताइए। नो सर। अच्छा, पेन कॉपी लेके बैठे हो आप लोग? यस सर। यस तो सर। ये वाला ना एक बार जल्दी से उतार लो, फिर उसके बाद में आगे की तरफ मूव ऑन करता हूं। नोट इट डाउन फास्ट। डन एवरीवन? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेटा नोटेड एवरीवन? Yes, sir. Anyone, any Yes. doubt in this concept? Kindly let me tell fast. Yes, anyone, any doubt? चलिए, अब इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो चीजें हमें और आसान लगने लगेंगी। देखो, चलिए देख क्वेश्चन। चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन फास्ट, and all of you just type the answer in the chat box only. Just write the answer in the chat box only. Solve the question fast and write the answer in the chat box. वो कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? रजनी, वेल डन, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका। राइट, नेक्स्ट। अच्छा, एक ही बच्चे का आंसर आया है अभी तो। रणवीर, महक, गरिमा, किरण, भूमिका, धनेश, बिल्कुल सही आंसर। बाकी लोग कहाँ गए? आंसर नहीं आ रहे हैं बाकियों के। गाइस बी फास्ट। मनदीप, आदित्य, गुड। भूमिका, गुड। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबका आंसर बिल्कुल सही है। देखो, राइट आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी। BrF5 के अंदर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन। SF6 में 12, IF7 में 14 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ऑक्टेट रूल में हमने 3 टाइप की बात की थी, याद है आपको? ये इनिशियल में पढ़ाया गया होगा बेटा। हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट एंड ऑक्टेट। हमारे पास 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। पहला कंपाउंड वो जिनके वैलेंस में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? वैलेंस के अंदर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोवेलेंट। वैलेंस के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएं तो उसको नाम क्या देंगे हम? ऑक्टेट। लेकिन अगर वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो इनको हम क्या नाम देंगे बेटा? हाइपरवेलेंट। तो ऑल दीज 3 ABC, इनको हम क्या नाम दें? क्या है इनका नाम? दे आर कॉल्ड एज हाइपरवेलेंट। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको?
Yes, sir. जल्दी बताओ। Yes, चलो sir. अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। डन। डन एवरीवन। चलिए क्या आ रहा है इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। वो कौन सा एलिमेंट है जिसके वैलेंस में दो लोन पेयर बचते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन। आंसर किसी का नहीं आया बेटा अभी तक। मनदीप, मुस्कान, किरण, गरिमा, एकता, धनेश, महक, रणवीर, भूमिका। अच्छा क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। चलो समझते हैं। देखो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे बता सकते हो मुझे। 4। 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस के अंदर थे 4 इलेक्ट्रॉन। क्या वो चारों के चारों हाइड्रोजन ले गया होगा बॉन्ड बनाने के लिए। Yes, sir. तो लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे। 0. 0. जल्दी बताओ ये बात किसको समझ नहीं आई। सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा। सल्फर के वैलेंस 6. इलेक्ट्रॉन कितने थे 6। वेरी गुड। बट फ्लोरीन कितने लेके गया 4. 4. 4। तो बचे लोन इलेक्ट्रॉन कितने। 2. लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा 2। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं सर लोन पेयर एक बचा होगा। Yes, तो ये sir. ऑप्शन से बाहर हो गया ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। एक्सी के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन। एक्सी के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 8. 8 इलेक्ट्रॉन। लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4. 0। यार ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे 2 के आपको ले जाएंगे। अब यहां देखो एक्सी के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे 8. 8 इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन कितने लेके गया होगा 4. तो लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4। 4। यानी लोन पेयर कितने बचे 2। तो यही तो वो हमसे पूछ रहा है कंसिस्ट ऑफ 2 लोन पेयर। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। चले आगे। Yes, sir. चलिए तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली थी क्या। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिटलर एंड लंदन। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिटलर एंड लंदन। इन्होंने एक थ्योरी बनाई 1927 के अंदर जिसको नाम दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट इनकी थ्योरी को जो आगे प्रपोज किया था वो किया था बेटा पॉलिंग एंड स्लेटर ने। पॉलिंग एंड स्लेटर्स ये दिया गया था 1931 में। याद है आपको पॉलिंग स्केल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। फॉर्मूला याद आ रहा है पॉलिंग वाला फॉर्मूला याद आ रहा है। काई वाला फॉर्मूला 0.402 और स्लेटर वाला फॉर्मूला था बेटा 16 वाला 16 इंटू डेल्टा एक्स। याद आ रहा है ये 2 फॉर्मूले। यस सर। चलो अब वीबीटी में बताया क्या गया। तो वीबीटी के अंदर बताया गया कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं
वो बनते हैं बेटा पार्शियल ओवरलैपिंग से, पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। एक एटम यहां घूम रहा था और एक एटम यहां घूम रहा था, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्या ये बॉन्ड बना सकते हैं? क्या ये दो एटम बॉन्ड बना सकते हैं, ए और बी? नो सर। नहीं बना सकते क्योंकि बहुत दूर दूर है। ए ने कहा बी से आओ भाई पास आ जाओ, बॉन्ड बना लेते हैं। ये रहा ए और इसके ये नजदीक आ गया बी। क्या अब इनका बॉन्ड बन सकता है? यस सर। हाँ बन तो सकता है सर, लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इसके बाद इन दोनों ने, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर लिया। ये रहा ए और ये रहा बी। ध्यान से देखो, ये जो सर्कल वाला एरिया बेटा मैंने बनाया है, जो मैं ब्लू लाइन से इसको दिखा रहा हूं, देखो जरा, ये एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया। यस सर। इस एरिया को हमने नाम दिया बॉन्डिंग एरिया। ये वो एरिया है जिसकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है। ध्यान से समझो जरा, कॉन्सेप्ट समझो। एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, क्या इनके बीच में बॉन्ड है? अभी देखो जरा, क्या कोई बॉन्ड दिख रहा है आपको? स्क्रीन पर देखो। नो सर। क्या अब कोई बॉन्ड दिख रहा है आपको? क्या अब कोई बॉन्ड दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। अब देखो हुआ क्या, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एरिया। दिखाई दे रहा है आपको स्टूडेंट्स? यस सर। यस दिस सर। एरिया इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग एरिया। अब जरा ध्यान से सुनो, बॉन्डिंग एरिया बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। वेरी गुड। देखो, घटेगी। नहीं नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है बेटा, दे ध्यान से समझो। ये रहा एक उंगली की बॉन्डिंग, आप सब लोग ये एक्टिविटी करो मेरे साथ। ये रही एक उंगली की बॉन्डिंग, क्या इसको तोड़ना आसान है? एवरीवन डू दिस एक्सरसाइज, यस सर। एवरीवन डू दिस एक्सरसाइज नाउ। बॉन्ड बन रहा है इस ओवरलैपिंग से, अब देखो जरा, बॉन्ड बन रहा है दो ओवरलैपिंग से, इसको तोड़ना थोड़ा सा, मुश्किल है। अब इसका देखो जरा बॉन्ड, इसको तोड़ना आसान है मुश्किल है? अब देखो जरा, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे बॉन्डिंग एरिया बढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। अच्छा, दिख गई। मुझे बताओ, क्या ओवरलैपिंग के होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? सर जी ज्यादा होगी तो कम होगी, अगर कम होगी तो ज्यादा होगी। ना ना ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देखो ध्यान से देखो, एक स्ट्रेंथ ये है, एक ओवरलैपिंग ये हो रही है, ध्यान से देखो, मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको? एक ओवरलैपिंग ये हो रही है और एक ओवरलैपिंग ये हो रही है। सर आपका कौन सा कैमरा बॉन्ड ऑफ ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग है, ए वाला? क्या बेटा? कैमरा ऑफ है सर, दिख नहीं रहा। एवरीवन आपको दिख रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर दिख बेटा रहा है। आप एक बार चेक कर लो। ए केस ये रहा और ये बी वाला केस है, किसको तोड़ना आसान है, ए वाले को या बी वाले को? ए का बॉन्डिंग एरिया ज्यादा है कम है? कम है। कम बी का बॉन्डिंग एरिया? ज्यादा। तो जिसका बॉन्डिंग एरिया ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम क्या इसको डिनोट करने चल रहे हैं वो समझते हैं। इसमें हम बात करेंगे बेटा ऑर्बिटल्स की। तो अगला टॉपिक मेरा आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन है, देखिए जरा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी? हिटलर एंड लंदन ने। कब दी? 1927 में। लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया? पॉलिंग एंड स्लेटर। और किस ईयर में बढ़ाया था बेटा? 1930। 31। चलूं आगे, अब जरा ध्यान से देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट को मैं यहां समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है ए, जिसके अंदर न्यूक्लियस है इसका, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसकी फर्स्ट शेल। कौन सा एटम लिया बेटा मैंने? ये हाइड्रोजन, एच ए बोल देते हैं इसको। और ये रहा हाइड्रोजन का दूसरा एटम, इसको नाम देते हैं एच बी।
ये इसकी शेल है। हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन बी और इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन ए। ये मैं ए और बी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ए है आपका ए का एटम इलेक्ट्रॉन और बी है आपके हाइड्रोजन बी एटम का इलेक्ट्रॉन। मुझे जल्दी बताओ, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा इस न्यूक्लियस की तरफ? यस और नो? यस सर। बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है न्यूक्लियस के पास। लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक आएंगे एक दूसरे के, जैसे जैसे ये नजदीक आएंगे, अब देखो जरा क्या होगा। जैसे जैसे ये नजदीक आते रहेंगे, ये वाली जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसके इलेक्ट्रॉन की, इसके इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो इसका न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट करेगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। तभी ना हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर ये जितने नजदीक आएंगे बेटा, उतना ही इसके अंदर लगेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और यहां से कौन सा रिपल्शन एग्री करेगा? ये कौन सा रिपल्शन लगेगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। यानी एक बात क्लियर हो चुकी है यहां से कि दो एटम एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक ही पास आ सकते हैं, उसके नजदीक वो नहीं आ सकते। ये बात समझ आई? एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ये एक डिस्टेंस तक ही पास आ सकते हैं। क्या इससे नजदीक आ सकते हैं? ये नहीं आ सकते। वाई? क्योंकि एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है और नीचे से इसमें क्या लग रही है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। यानी कि पॉइंट ये कहता है कि व्हेनेवर द टू इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स आर कंबाइंड, तो उनका कॉम्बिनेशन एक फिक्स्ड एरिया के अंदर ही किया जा सकता है। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. Anyone, any doubt in this concept? Please tell me fast. चलो अगले पॉइंट पर। अब इसके लिए कुछ ऑर्बिटल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे जिसका नाम है ऑर्बिटल अप्रोच। आप लोगों ने एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा है? यस सर। कैसी होती है एस ऑर्बिटल की शेप? Spherical. स्फेरिकल। पी की शेप कैसी होती है बेटा? सर डबल। पी की तीन शेप होती है, पी एक्स, पी वाई और पी PZ. जेड। और इनकी शेप को नाम दिया जाता है डम्बेल शेप। डम्बेल शेप। अच्छा, डी की शेप कैसी होती है? सर डबल डबल। डबल डम्बल। आई होप सबको स्ट्रक्चर भी पता है। डबल डम्बल कुछ इस टाइप से बनती है, इसकी शेप याद है? यस सर। इस टाइप से बनती है। अच्छा, एक चीज इसकी बेटा डी जेड स्क्वायर वाली याद रखिएगा। डी जेड स्क्वायर वाली हम ऐसे बनाते हैं, ये होती है डी जेड स्क्वायर। क्लियर? अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स के नाम बता रहा हूं, आपको सिर्फ वही याद रखने हैं। तो वो आप कैसे याद रखोगे वो मैं अगले उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्बिटल अप्रोच। एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्बिटल अप्रोच का मतलब होता है आपके पास तीन टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। आइदर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, या फिर पाई बॉन्ड, और या एक होता है बेटा हमारा डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं? तीन टाइप के। कौन कौन से? सिग्मा, पाई और डेल्टा। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ध्यान से समझिएगा क्लासेस को, क्योंकि ये समझ आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आपका सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है। ये समझ नहीं आया तो हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आ सकता आपको। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है पाई बॉन्ड? साइड वाइज साइड वाइज ओवरलैपिंग से। डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है? तो ये सिर्फ कुछ बच्चे जो मतलब इसको देखो याद रखना हो तो रख लेना, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। डेल्टा बॉन्ड बनता है हमारा
फोर लोब इंटरेक्शन से। फोर लोब इंटरेक्शन, ये थोड़ा सा एडवांस में पूछा जाता है बच्चे, ये थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है डेल्टा बॉन्ड। तो मैं इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एडवांस का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अदरवाइज जेई में पूछा नहीं जाएगा डेल्टा बॉन्ड आप लोगों से। करें स्टार्ट। देखो, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है आइदर एसएस ओवरलैपिंग के साथ या एसपी ओवरलैपिंग के साथ या पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग के साथ। इन तीन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड निकल के आता है सामने? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा केस, पाई बॉन्ड कब निकल के आएगा? पाई बॉन्ड निकल के आता है बेटा हमारा जब पी पाई पी एक्स ओवरलैप करें, या फिर पी वाई ओवरलैप करें, या फिर पी ओवरलैप करें डी के साथ। तो ये तीन केस में कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा? पाई बॉन्ड। इनको मैं बना के भी दिखाऊंगा अभी, पहले आप सिर्फ ट्रिक समझ लो। और डेल्टा बॉन्ड बनता है ओनली फोर लोब इंटरेक्शन ऑफ डी डी ऑर्बिट। अच्छा, इसका एक ही केस दिमाग में याद रखना, इसका एक ही एग्जांपल याद रखना, रेनियम। रेनियम के अंदर बेटा फोर लोब इंटरेक्शन होता है, RH बोलते हैं रेनियम, इसके अंदर ये इसका एग्जांपल है। पहले ये उतार लो फिर मैं आगे चलता हूँ, जस्ट नोट डाउन दिस फास्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनकी ऑर्बिटल ओवरलैप अप्रोच के बारे में बात करेंगे। इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। डन, नोट डाउन कर लिया सबने? यस एवरीवन? Yes, sir. एनीवन, एनी डाउट? करें स्टार्ट? यस चलिए, तो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब हम इनके ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं बेटा सिग्मा बॉन्ड की। किसकी? सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये आना बहुत जरूरी है, ऑर्बिटल अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। तो केस 1 जब मैं बात करूंगा किसकी? सिग्मा बॉन्डिंग की। सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर मैं पहले सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं? एसएस ओवरलैपिंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसएस ओवरलैपिंग। अब एसएस ओवरलैपिंग में यहां ध्यान से देखना, ये एक एस का ऑर्बिटल है और ये दूसरे एस का ऑर्बिटल है। ये कंबाइंड किस तरीके से किए जाते हैं बेटा? ये इस तरीके से कंबाइंड किए जाते हैं, ये इसका पॉजिटिव लोब इसके पॉजिटिव लोब के साथ ही कंबाइंड करेगा। इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या है हमारी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये वाली, अच्छा ये एरिया क्या कहलाएगा? ध्यान से देखो, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? दिस एरिया इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग एरिया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि बताओ बेटा क्या ये वाली ऑर्बिटल ओवरलैप अप्रोच बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी? ध्यान से देखना, ये हमारा एक s ऑर्बिटल पॉजिटिव पार्ट, अगर ये कंबाइंड कर रहा है दूसरे s के नेगेटिव पार्ट के साथ, तो क्या यहां से कोई ऑर्बिटल ओवरलैप अप्रोच बनेगी? तो आंसर लिख देना नो, नो, नॉट फॉर्म। व्हाई? या यहां लिख देना नॉट अलाउड। व्हाई नॉट अलाउड?
क्योंकि याद रखिएगा ऑर्बिटल अप्रोच के अंदर सेम साइन कंबाइंड किए जाते हैं, और यहाँ साइन का मतलब ये मत समझना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। साइन का मतलब होता है बेटा यहाँ पर नोटेशन या रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। डन। यस सर। बेटा माइक किसी का ऑन है वो एक बार ऑफ कर लो आप लोग। करें स्टार्ट अगला पॉइंट। यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है। अगला केस क्या ले सकते हैं हम? सेकंड केस बी केस ले सकते हैं, जब एस कंबाइंड कर रहा है किसके साथ? पी के साथ। तो ये रहा देखो मेरा एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल का ये कौन सा पार्ट ले रहा हूं मैं? पॉजिटिव पार्ट। और पी ऑर्बिटल मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? पी जेड लेना पड़ेगा। यहां पर ये याद रखिएगा बेटा, दिस इज पी जेड। ये रहा मेरा पी जेड। ये कौन सा पार्ट होना चाहिए? ये वाला पार्ट कौन सा होगा कि बॉन्ड बन जाए? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये वाला नेगेटिव। तो यहां से देखो ऑर्बिटल क्या निकल के आया सामने? ये ऑर्बिटल निकल के आ गया। देखो जरा जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? और ये हो गई बेटा इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा नॉट अलाउड क्या बनेगा इसका? नॉट अलाउड क्या बनेगा इसका? सर नॉट अलाउड ये बनेगा इसका, ये पॉजिटिव, और इसको पी के नेगेटिव लोब से साथ कंबाइन करा दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉट अलाउड। जल्दी से आराम से नोट करो और मुझे बताओ कि हाँ सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। एवरीवन डन? आराम से नोट करो फिर मुझे बताओ। चलें आगे? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब तीसरा केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तीसरा केस क्या है मेरा? जब पीपी कंबाइंड हो रहा है, और पीपी कौन सा होना चाहिए? पीजेड। पीजेड कंबाइंड होना चाहिए। अब अगर पीजेड पीजेड कंबाइंड हो रहा है तो ध्यान से देखो कैसे होगा। ये पॉजिटिव पार्ट ये कंबाइंड होगा इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। क्या कर दोगे इसको? इसको ऐसे कंबाइंड कर दोगे। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। जल्दी बताओ बात समझ आई नहीं आई? तो नॉट अलाउड क्या हो जाएगा बेटा इसका? पॉजिटिव नेगेटिव। रिएक्ट करवा दो किसके साथ? नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो ये हो जाएगा नॉट अलाउड। अच्छा यहां पर एक बात याद रखना, नेगेटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं बेटा इसमें हम। नेगेटिव नेगेटिव के साथ भी कंबाइंड हो सकता है, नो इशू। तब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आराम से चेक करो सिग्मा बॉन्ड के मैंने तीनों क्वालिटी आपको बता दी। जिसको ये ऑर्बिटल समझ आ गए हाइब्रिडाइजेशन, वो बहुत इजीली क्लियर कर लेगा बेटा। चलें आगे? सर एक बार ये बताना कि ऑपोजिट साइन अलाउ क्यों नहीं करते? ऑपोजिट साइन बेटा अलाउड नहीं किए जाते। नॉट मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी अच्छी नहीं होती, वो बेसिकली एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। अभी आगे आएगा एमओटी जब हम एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे, राइट? आप लोगों ने वैसे इसके बारे में सुन जरूर रखा होगा कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं। यस। एमओटी के अंदर आपको पढ़ाया होगा ना, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, 2px, ये सब। यस सर। चलो अच्छा ये पढ़ाया है आप लोगों को क्लास में? यस सर। चलो चलें आगे। अब पाई बॉन्ड की बात करें। यस सर। अगला बॉन्ड आता है हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बता सकते हो? सबसे पहला क्या ले लें अपन? ये कौन सा वाला डायग्राम लिया हमने? px, और इसको रिएक्ट करवा दो किसके साथ? px के साथ। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। कैसे होगा बेटा कंबाइंड? ये इस तरीके से कंबाइंड हो जाएगा। ये क्या हो गई इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये है इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। नॉट अलाउड क्या होगा इसमें? देखो
पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नॉट अलाउड हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड बना? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। तो किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। एक कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं? 2। वेरी गुड। यार या तो पी एक्स से बनेगा या पी वाई से बनेगा, बस दो ही तो बन सकते हैं। पी जेड से तो सिग्मा वाला बनेगा बॉन्ड। चलो चले आगे। सेकेंड पॉइंट, एक बन सकता है जब हमारा एक ऑर्बिटल क्या हो? पी वाला हो, और दूसरा ऑर्बिटल कौन सा हो बेटा? डी वाला हो। अब जरा यहां ध्यान से समझना, मैं साइन कन्वेंशन लिख रहा हूं उसका। ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो ये कंबाइंड कैसे करते हैं देखना जरा। तो सेकंड पॉइंट दोबारा बताना। कौन सा बेटा? सेकंड। सेकंड पॉइंट में एक पी है और एक डी है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? पी ऑर्बिटल। और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है? डी ऑर्बिटल। साइन कन्वेंशन लिख दे इसके, क्या होगा साइन कन्वेंशन? देखो, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो इसकी लोब ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये वाली पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। आराम से चेक करो, जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया। नॉट अलाउड वाला बना लोगे या मैं बनाऊं? ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसको कंबाइंड कर दोगे किसके साथ? नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या कर दो? पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आराम से चेक करो और बताओ समझ आया नहीं आया। ये नॉट अलाउड होता है। ऑर्बिटल डायग्राम समझ आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलो आगे अगले पॉइंट पर। चलो अगला एक केस देखो बेटा, लास्ट केस आ रहा है इसके अंदर, और जिसका नाम है फोर लोब इंटरेक्शन। ये अगर समझ आए तो इसको लिख लेना, वरना इसको छोड़ भी सकते हो। फोर लोब इंटरेक्शन, फोर लोब इंटरेक्शन। फोर लोब इंटरेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखो। क्या बनाया है मैंने? ये कौन सा ऑर्बिटल ड्रॉ किया है मैंने? ये सर डी। डी ऑर्बिटल। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ये कौन सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना जरा, इसको थोड़ा सा समझना बेटा। फोर लोब इंटरेक्शन का मतलब होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसके साथ कंबाइंड करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव इसके साथ कंबाइंड करेगा। तो ये हो गया टू लोब इंटरेक्शन। क्या हुआ है ये? टू लोब इंटरेक्शन। क्या ये वाला भी तो कंबाइंड कर सकता है? ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव इसके साथ और ये नेगेटिव इसके साथ। यस और नो? यस सर। तो इसको बोलते हैं फोर लोब इंटरेक्शन। गॉट द पॉइंट? अब इसको कैसे समझाते हैं वो देखो। ये डी के ऑर्बिटल, ये डी के ऑर्बिटल, ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ? दिस इज टू लोब इंटरेक्शन। लेकिन ये डी का ऑर्बिटल, ये डी का ऑर्बिटल इसके ऊपर देखो कंबाइंड हो गया पीछे से जाकर, ये डी का ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइंड हो गया पीछे जाकर। तो ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ? दिस इज फोर लोब इंटरेक्शन। टू लोब इंटरेक्शन, फोर लोब इंटरेक्शन। टू लोब इंटरेक्शन सामने से होता है, फोर लोब इंटरेक्शन पीछे से ओवरलैप करता है। गॉट द पॉइंट? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। नो? ये उतार लिया बेटा, नोट डाउन कर लिया ये? यस। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। चलिए गुड।
अब मैं इसके बाद एक टॉपिक और आता है बेटा इसके अंदर, ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर ही पढ़ाते हैं हम, जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप का मतलब होता है ऐसी ओवरलैपिंग जिससे बॉन्ड ही ना बने। क्या बोल रहा हूं? ऐसी ओवरलैपिंग जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही ना। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कौन सा ऑर्बिटल है? S. ये कौन सा ऑर्बिटल है? P. पी का कोई भी ले लो, एक्स वाई आपकी चॉइस है। क्या ये कंबाइंड, देखो ऐसे कंबाइंड किए जा सकते हैं क्या? देखना जरा, क्या ऐसे कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? नो No. सर। नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप। और देखो इसका एग्जांपल, और देखो ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया, और देखो एग्जांपल, क्या ये, बेटा माइक ऑफ करो, इसके साथ कंबाइंड हो सकता है? यस सर। सर हो तो सकता है, ये ऐसे होगा कंबाइंड, देखो जरा ध्यान से। लेकिन इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ आ रही है भाई? यहां तो मुझे दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। आप ध्यान से देखो, क्या किसी एक ऑर्बिटल के लिए दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है? No, sir. क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं यहां भी प्रेजेंट हूं और यूके में भी प्रेजेंट हूं फिजिकली? दैट इज No, नॉट sir. पॉसिबल। तो इसका मतलब ऐसी ओवरलैपिंग से क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगी? No, sir. नहीं होगी। तो इनको बोलते हैं बेटा जीरो ओवरलैप। क्या बोलेंगे इसको? जीरो ओवरलैप। और जीरो ओवरलैप में एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, जल्दी बताओ, क्या पी एक्स पी वाई कंबाइंड हो सकते हैं? यस सर। क्या पी एक्स पी वाई कंबाइंड हो सकते हैं? नॉट अलाउड। क्या पी एक्स पी जेड कंबाइंड हो सकते हैं? यस सर। कहाँ हो सकते हैं? ये रहा पी जेड, ये रहा पी एक्स, ये कहाँ कंबाइंड हो रहे हैं? अच्छा, क्या पी जेड पी वाई कंबाइंड हो सकते हैं? अगेन दिस इज नॉट अलाउड। नो सर। अच्छा, क्या पी एक्स कंबाइंड हो सकते हैं? पी एक्स? यस सर। यस सर, बिल्कुल हो सकते हैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा, जल्दी बताओ, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा या पाई? पाई। वेरी गुड। चलो जल्दी से उतार लो, फिर आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं बेटा। चले कंटिन्यू करूं आगे? यस सर। Yes, sir. ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न रखने हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर जो आपको लर्न करने हैं, मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। याद रहेगी ये बात, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, रीजन क्या आएगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्लियर? यस सर। चलो अगला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैं यहां पर सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। बॉन्डिंग एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट, फॉर सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल के लिए बेटा आपको कुछ ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा। सेम ऑर्बिटल के लिए हम जो लर्न करते हैं स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर सेम ऑर्बिटल, स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या रहने वाला है आपका? सबसे वीक होता है एस एस, देन एस पी, और इससे स्ट्रॉन्गर होता है पीपी। ये ओवरलैपिंग आपको कुछ लर्न रखनी पड़ेगी। ये 3 पॉइंट्स लर्न रहेंगे बेटा या नहीं? Yes, sir. चलो ये 3 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। और यहां जाकर खत्म होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसके बाद आती है आपकी हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात किस किस को समझ नहीं आई, पहले तो वो बताओ भाई।
मेरे नहीं है सर, एक बार हिंदी में बता देते हैं इसको। अच्छा हिंदी में देखो, यहाँ पर कह रहा है बेटा कि अगर सेम ऑर्बिटल है, मान लो मैं कह रहा हूँ 2s और 2p तो किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो किसका ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो आप आंसर दोगे सर 2p का ज्यादा होगा। जी बट द सर। पॉइंट, अगर ऑर्बिटल सेम है यानी एनर्जी लेवल सेम है, तो ऑर्बिटल ओवरलैप का जो स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है वो ये होता है। अब आया समझ? जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। एनीवन, एनी डाउट? सर क्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की आयनाइजेशन अधिक क्यों होती है? क्लोरीन की दोबारा बोलो बेटा, क्लोरीन की आयनीकरण वो ज्यादा क्यों होती है? मैं समझा नहीं, आयनीकरण बोले तो आयनाइजेशन। आयनाइजेशन। यस सर। इसमें बेटा रीजन हम ये डालते हैं कि क्लोरीन का साइज क्या है, क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा। क्लोरीन का साइज बड़ा है या छोटा है बेटा, किसका डाउट है एक बार मुझे बताओगे बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? धनेश। धनेश, क्लोरीन का साइज क्या है बेटा? छोटा। अच्छा क्लोरीन का साइज छोटा है यार, क्लोरीन का बड़ा साइज है भाई, छोटा कहाँ से आ गया यार, क्लोरीन का साइज तो बड़ा होता है यार महाराज। चल, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी जल्दी बताओ, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। अच्छा एक बात बताओ धनेश, मैं क्लास ले रहा हूँ, मान लो फिजिकल क्लास में ले रहा हूँ आप लोगों की आमने सामने, और क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लगभग 150 बच्चे बैठे हैं, और धनीश सबसे लास्ट में बैठा है, तो क्या आप क्लास छोड़ के जल्दी जा सकते हो या देर में जाओगे? जल्दी। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोर्स है वो आप पर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? कम। कम लग रहा है। अगर कोई बच्चा फ्रंट में बैठा है तो क्या वो छोड़ के जा सकता है क्लास को? नो सर। क्यों? क्योंकि वो पास में है। न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल डायरेक्ट लग रहा है उस पर, तो क्लोरीन पर न्यूक्लियर फोर्स कम होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इजिली इजेक्ट आउट कर देगा। लेकिन क्लोरीन जनरली बेटा इजेक्ट करता नहीं है, वो गेन करेगा क्लोरीन। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले वो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। नो सर। चले आगे। यस सर। चलिए, तो यहाँ खत्म होता है आपका वीबीटी। अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा ऐसा कंपाउंड कि जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहा है तो वो कंबाइंड किस किस तरीके से हो सकता है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे क्या एस और पी कंबाइंड कर सकते हैं? क्या एस और पी कंबाइंड कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp। क्या एक s और दो p कंबाइंड कर सकते हैं? यस सर। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन sp2। हो जाएगी। क्या एक s और तीन p कंबाइंड कर सकते हैं? यस सर। sp3 Yes, हो जाएगी। एक s और चार p कंबाइंड कर सकते हैं? नो नहीं। यस सर। SP4। sp4। अरे वाह, ये कौन नया जीनियस है भाई हमारी क्लास में। बेटा p के 4 ऑर्बिटल होते भी हैं? 3 होते हैं मैक्सिमम। भाई p के 3 ही तो होते हैं, तो कहां से कंबाइंड होगा यार। ठीक है, चलो। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। पुराने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं ताकि एक नया ऑर्बिटल सामने निकल के आए, उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, दोनों कंबाइंड हो गए, ये नया ऑर्बिटल निकल के आ गया ना। क्या नाम है इस ऑर्बिटल का? sp ऑर्बिटल। SP। sp ऑर्बिटल। कोई डाउट? नो सर। चलो, तो ये एक बार नोट डाउन कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर ही होगा। अगर आपसे बोला जाए क्या एस ऑर्बिटल डी के साथ कंबाइंड कर सकता है, एस ऑर्बिटल डी के साथ? नो सर। यार एनर्जी लेवल ही सेम नहीं है। ये तो वही बात होगी ना कि डॉग अपना एक ब्रीड प्रोड्यूस कर रहा है हॉर्स के साथ, नॉट पॉसिबल। क्या एस पी के साथ कर सकता है? यस सर। बिल्कुल कर सकता है सर। 2s 2p दोनों का एनर्जी लेवल सेम हो गया। क्या एस एस के साथ कर सकता है? क्या एस एस के साथ कंबाइंड कर सकता है? यस सर।
एस एस के साथ तो कोई नया ऑर्बिटल तो निकल के आया नहीं रहा सामने भाई। एस की एस से कॉम्बिनेशन हो गई तो नया ऑर्बिटल क्या निकल के आया, एस ही तो आएगा निकल के। यस सर। Yes, sir. क्या पी पी के साथ कंबाइन कर सकता है क्या यार सर? पी पी के साथ कंबाइन करेगा तो पी तो निकलेगा, तो नया ऑर्बिटल कहाँ निकला? तो हमेशा याद रखिएगा इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। याद रहेगी ये बात बेटा। माइक ऑन किसका है? माइक ऑफ करो आदित्य। याद रहेंगे ये पॉइंट्स? जल्दी से एक बार 4 पॉइंट जस्ट गो थ्रू फॉर 1 मिनट। जल्दी से 4 पॉइंट देखो, जो पॉइंट समझ ना आए वो एक बार पूछ लो। जल्दी से एक बार 4 पॉइंट देखो, जो ना समझ आए उसे पूछो, फिर आगे चलते हैं। डन? सर इस थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट कौन सा वाला बेटा? पीपीटी में जो थर्ड पॉइंट है 3 नंबर का। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbital. किसका डाउट है एक बार मुझे बताओगे? ये डाउट किसका है बच्चे? सर मेरा किरण प्रताप। किरण। किरण मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करूं। जैसे मान लो मेरे पास 2 ब्रीड है, एक पिटबुल है और एक नॉर्मल गली का कुत्ता है, गली का डॉग है एक, ठीक है। कौन ज्यादा इफेक्टिव है? इससे आपका मतलब क्या है? ज्यादा इफेक्टिव मतलब कौन ज्यादा खूंखार है, मतलब कौन हेल्दी है, मतलब कैसे कैसे आंसर दोगे आप? सर पिटबुल है। पिटबुल ज्यादा हैवियर है और ज्यादा बाइटनिंग फोर्स है उसकी। इसका मतलब हाइब्रिड के अंदर नॉर्मल से करेक्टर को ज्यादा आ रहे हैं निकल के। से यस और नो? यस सर। अब थर्ड ऑर्बिटल यही तो कह रहा है, देखो कह रहा है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक अच्छे बॉन्ड बना पाते हैं कंपैरेटिवली टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ये मेरा नॉर्मल हैंड है, ये मशीन वाला हाथ है। किससे मैं काम कंटिन्यूअस ले सकता हूं, लेफ्ट और राइट? जो आपका ओरिजिनल हैंड है। जो ओरिजिनल हैंड है। नाउ द पॉइंट इज कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज्यादा निखर कर आ रही है। तो उससे जो बॉन्ड बनेंगे वो स्टेबल बनेंगे कंपैरेटिवली टू नॉर्मल ऑर्बिटल्स की। व्हाट द पॉइंट? यस सर। चलो चलें आगे, कंटिन्यू करें क्लास। चलिए अगला पॉइंट। अब मैं यहाँ पर कुछ हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स हैं, एक बार वो समझा देता हूं, वो समझ लो एक बार। हाइब्रिडाइजेशन का रूल जो कहता है बेटा, मैं इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे देता हूं। देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप एक रूल याद रखोगे। रूल्स नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालने हैं? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज हाइड्रोजन और हेलोजन के लिए हमेशा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा बेटा। ऑक्सीजन के लिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2। नाइट्रोजन के लिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। याद रहेगी ये बात? यस और नो? यस सर। अब उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस लोन इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा हम। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस लोन इलेक्ट्रॉन। अब यहां से आपकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। वैल्यू क्या क्या आ सकती है मुझे? अच्छा क्या पॉइंट में आ सकती है वैल्यू?
नो। कभी पॉइंट में नहीं आ सकती, क्यों? आधा ऑर्बिटल थोड़ी कंबाइंड करेगा कभी। तो वैल्यू क्या क्या निकल के आ सकती है? वैल्यू आ सकती है बेटा आपकी मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6। अगर वैल्यू 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? SP sp। 3 आ गई तो sp2 4 आ गई तो sp3 5 आ गई तो sp3 6 आ गई तो sp3 7 आ गई तो sp3 sp3d3। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो एक बार, बी फास्ट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। Yes. एनीवन, एनी डाउट? अब इन पॉइंट्स के साथ आपको ना कुछ ज्योमेट्रीज भी लर्न करनी पड़ेंगी बेटा। लेट्स सी दिस पॉइंट। आप लोगों को एक ज्योमेट्री दिख रही है आपके सामने, है ना? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ रही है, इसका मतलब ज्योमेट्री क्या है? linear sp2 trigonal planar तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लो एक बार, बी फास्ट। नोट डाउन फास्ट। सर जैसे लेक्चर खत्म होता है उसके बाद इन जितने भी आपने पीपीटी यूज करी है उसकी पीडीएफ शेयर होती है कि बेटा हमें खुद ग्रुप ही में होती है, यस। अच्छा ओके। डन। Yes, sir. चले आगे। यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. चलिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ एक्सप्लेनेशनरी पॉइंट। अब एक्सप्लेनेटरी पॉइंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिनमें हम वो फॉर्मूला लगा के देखेंगे। कौन से वाला याद है? सिग्मा बॉन्ड Plus प्लस lone pair plus लोन lone पेयर electron. प्लस लोन lone इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे अगर पूछूं बताओ CH4 तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास? 4 4। शेयर कितने कर लिए हाइड्रोजन ने? चारों के चारों ले गया हाइड्रोजन, तो बचा कितना? 0। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो बेटा। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? जितने हाइड्रोजन होते हैं याद रखिएगा उतने सिग्मा बॉन्ड बनते ही बनते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 4 4। लोन पेयर है कोई? नहीं नहीं है। लोन इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई जल्दी बताओ? sp3 sp3। ज्योमेट्री मिल गई आपको क्या? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो एक एग्जांपल और लगाते हैं इसका। मान लो मुझे एग्जांपल दे दिया NH4+, ये एग्जांपल दे दिया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 4। यार एक तो दे दिया ना उसने, प्लस का मतलब एक दे दिया किसी को, तो कितने रह गए उसके पास? 4 4 ही तो रह गए। माइनस हाइड्रोजन कितने ले जाएगा? चारों के चारों हाइड्रोजन ले जाएगा। बचे कितने? 0। 0 अब यहाँ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे? 4 लोन इलेक्ट्रॉन 0 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3. कोई डाउट किसी को? चलो एक एग्जांपल और लगाते हैं यहाँ पर। ये बात समझ आई सबको? किसी को डाउट है कोई तो पहले वो पूछ लो। सर लोन पेयर क्या होता है? ये लोन पेयर का मतलब होता है बेटा जो बॉन्ड पेयर से बच जाते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर। चलो और सर लोन NH3 का करा दो एक बार। क्या बेटा? NH3 का हाइड्रोजन है संकलन। देखो NH3 का देखो, NH3 के पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में? 5 कितने ले गया हाइड्रोजन? 3 बचे कितने? 2 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 लोन पेयर। Yes, sir. जल्दी बता दो भैया सिग्मा बॉन्ड कितने हैं?
तीन सिग्मा है। लोन पेयर कितने हैं? 1 एक लोन पेयर है। क्या लोन इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 0। 2 कितनी आ गई वैल्यू? 4। आंसर क्या आ गया? sp3। बेटा 4 कहाँ है? 2 कहाँ है इलेक्ट्रॉन? ये तो एक लोन पेयर हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब। लोन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए टोटल आपके पास 3 आ रहे हो, तो 3 को कैसे लिखोगे? एक लोन पेयर, एक लोन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। चले आगे, चले आगे। चलो, अब कुछ टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें मैं आपको एग्जांपल पे ही ये टॉपिक कवर कर देता हूं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ SO2 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप निकाल सकते हो। देखो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम कैलकुलेट? सल्फर पे कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 6। 6 माइनस ऑक्सीजन कितने लेकर जाएगा? 4 4। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? 1 लोन पेयर। सर। तो देखो सर। आंसर आ गया। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई सल्फर की? sp2 sp2। चलो एक सर ये क्वेश्चन और कर। क्या है? क्या बेटा? 6 - 4। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे? 4। 4। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। सर आई इसमें एफ। डबल बॉन्ड है क्या? क्या बेटा? सर SO2 में डबल बॉन्ड है क्या? डबल बॉन्ड आएगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड ये, और एक डबल बॉन्ड ये। ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब IF7 का निकालते हैं, देखो कैसे। आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? आयोडीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। फ्लोरीन कितने लेके जाएगा? सातों के सातों ले जाएगा। बचा कितना? 0। सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे होंगे? 7 बनेंगे। क्या? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0। वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3d3। जल्दी बताओ किस किस को ये बात समझ अभी भी नहीं आई? टेल मी फास्ट। डन एवरीवन? यस सर। एनीवन? एनी डाउट? नो? चलो समझ आ गया सारी चीजें। राजेंद्र दोबारा बोलो बेटा। सर क्या सभी एलिमेंट्स में सेम फॉर्मूला लगेगा? सब में सेम, सब में सेम लगेगा। चलें आगे। यस सर। यस सर। अच्छा यहां तक कोई डाउट है? पहले वो डिस्कस कर लो बेटा, इसके बाद फिर मैं अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो। सर इफ 7 वाले में क्या किया है? 7 वाले में आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब आयोडीन फ्लोरीन कितने लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन? सातों के सातों ले जाएगा। तो बचा कितना? 0 0। तो फॉर्मूला क्लियर हो 0। गया? डन ओके एवरीवन? सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो सर। चलो चलें आगे। यस सर। यस तो सर। है ना, ओके सर। इसमें इसमें बेटा कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज हैं, वो जरूर मैं आपको लिखवा देता हूं। तो कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं, वो लिख लो। राइट डाउन। फर्स्ट इज NO2। मैं यहां लिख दूं, फर्स्ट इज NO2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिख दे रहा हूं मैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ये लिख लेना कुछ एग्जांपल्स ना। दूसरा एग्जांपल आ रहा है हमारे पास ClO2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। थर्ड इज CH3 डॉट, इसको बोलते हैं मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल की इसकी हाइब्रिडाइजेशन लर्न रखिएगा आप,
sp2, एक आता है CF3 रेडिकल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ये 4 एक्सेप्शनल याद रहेंगे आपको? Yes, sir. चलो, यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको एड ऑन कर देता हूं, स्टार मार्क कर कर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। S करेक्टर is directly proportional to electronegativity. And second point, electronegativity is directly proportional to acidic character. Got the point? अगर आपसे पूछा जाए CH3 रेडिकल एंड CF3 रेडिकल कौन ज्यादा एसिडिक है, तो क्या आंसर दोगे? CF3. CF3 रेडिकल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रहेगी बात? सर ये एस कैरेक्टर मीन्स होता क्या है? एस करेक्टर का मतलब होता है बेटा एस के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं एस के कितने करेक्टर हैं, तो यहां बोलोगे सर एस के 33% है। यहां कितने हैं? 33%। लेकिन यहां कितने हो जाएंगे एस के करेक्टर? 25%। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा फोकस करें यहाँ पर। अब एक ऑर्डर याद रखना बेटा, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन कार्बन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये कार्बन कौन सा है? ये जो मैं ऑक्सीजन के बाद लिखा है, दिस इज ट्रिपल बॉन्डेड। ट्रिपल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp। ये कार्बन कौन सा है? डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्ड यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए इसकी? sp2। और ये कार्बन है आपका सिंगल बॉन्डेड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है सिंगल बॉन्ड कार्बन की? sp। डबल बॉन्ड कार्बन की sp2 और ट्रिपल बॉन्ड की sp। तो ये था आपका पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. चलो, तो आज हमने जो जो चीजें पढ़ी वो एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा। वीबीटी में हमने ये देखा कि किस तरीके से दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो दो एटम को पास लाएं, और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो किसी एटम को दूर ले जाए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हो तो इस पे आ जाओ एक बार। देखो, यहां जो मैं डॉटेड ब्लू वाली फोर्सेस है, अगर आपको ये दिख रहा है बेटा, देखो जरा, ये आपको दिख रहा है डॉटेड ब्लू वाली फोर्सेस, ये वाली फोर्सेस। एवरीवन, ये कौन सी फोर्सेस हैं? ये कौन सी फोर्सेस हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस। और ये वाली जो ऑरेंज वाली आपको दिख रही है ऊपर, लाइटिश येलो वाली, ये कौन सी फोर्सेस हैं? रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जब डोमिनेंट करती हैं तो मॉलिक्यूल पास आते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस जब डोमिनेंट करती है तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं। क्लियर? ये वाला पॉइंट समझाया है आपको इसमें। नेक्स्ट इज, उसके बाद हम लोगों ने फोकस किया किसके ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर लिया है पूरा फॉर्मूला। एक बार गो थ्रू कर लो बेटा, टेक द टाइम ऑफ 2 मिनट्स। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे मेरे साथ डिस्कस कर लो पहले एक बार। आराम से गो थ्रू करो, टेक द टाइम ऑफ 2 मिनट्स, इनफ टाइम लो। जल्दी से मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Anyone, any doubt in this concept, please let me know first. महक, रजनी, गरिमा, मुस्कान, किरण,
एवरीवन? कनिष्क, कोई डाउट है बच्चे? यस, एनीवन, एनी डाउट? नहीं है तो आगे चलें। सर क्लोरीन की आयनाइजेशन अधिक क्यों होती है? क्या बेटा? क्लोरीन की साइज, आयनाइजेशन। अभी अभी एक्सप्लेन किया ना, साइज फैक्टर। गॉट इट? सर वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है फिर? क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन गेन ही तो करेगा, और क्या करेगा? साथ ही इलेक्ट्रॉन तो है वैलेंस में, तो गेन करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा हाई होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। चलें आगे। यस। चलिए, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। डू इट फास्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। ये बेटा होमवर्क का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप यहीं डिस्कस कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। यस, एनीवन, एनी डाउट? क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीनियर शेप? लीनियर शेप, आई होप सबको पता है क्या होता है लीनियर शेप। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए उसके लिए? एसपी। एसपी। जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, O3? नो बेटा, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। फोकस करो क्वेश्चन के ऊपर। यार हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं ना, इसकी क्या दिक्कत आ रही है? हाइब्रिडेशन निकाल के देखते हैं भाई। देखो, हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालता हूं तो O3, तो देखो O3 का तो बेंट भी बनता है, आप लोगों को मैंने बताया भी था जब हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे थे। मैं यहां से निकाल के देखता हूँ NO2 नेगेटिव से। अच्छा, SO2 हो नहीं सकता, क्योंकि SO2 की हाइब्रिडाइजेशन में भी पीछे निकाल चुका हूँ, क्या आएगी? sp2 आती है। NO2 नेगेटिव, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 हो 6 जाएंगे। -4 यानी 2, इसका मतलब 1 लोन पेयर। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। 2 यानी 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे। 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, कितना आ गया? 3। यानी इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? sp2। sp2। अब निकालते हैं NO2 प्लस की। NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ कितनी आएगी? नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 -4 0, 2 सिग्मा प्लस 0, यानी हाइब्रिडेशन कितनी आ गई? sp। तो आंसर क्या निकल के आ गया हमारा? NO2 पॉजिटिव। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। किस किस को समझ नहीं आया? किस किस को समझ नहीं आया अभी भी? जल्दी बताओ। गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस। चलो, अब इसके बाद मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आप लोगों से। मुझे दोनों के आंसर चाहिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन देते हैं। XeO3 एक ये लो, और एक लो IF6 नेगेटिव। 2 क्वेश्चन है, मुझे जल्दी इनके आंसर बताओ। टेक द टाइम ऑफ ओनली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट।
डू इट फास्ट। ठीक है धनेश, लेट्स चेक दिस। IF6 नहीं है बेटा, IF6 नेगेटिव है। और रजनी बिल्कुल सही है आंसर आपका बेटा, गुड। महक का बिल्कुल सही है आंसर। किरण, बोथ ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट, गुड। मनदीप, SP3 किसका आ रहा है? छवि के दोनों सही हैं क्वेश्चन। सर फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वाला सही है आपका। कनिष्क बिल्कुल सही है। कविता बिल्कुल सही है कविता आपका आंसर। धनेश बिल्कुल ठीक है। चलो ट्राई करें, लेट्स सॉल्व दिस। XeO3 कह रहा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं बेटा इसमें? अब ये बताओ मुझे, या पूरा सॉल्व करके दिखाऊं? डायरेक्ट करें? डायरेक्ट करते हैं। 8 - 6 2 यानी 1 लोन पेयर, तो वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 यानी 4। SP3 आंसर आ गया। गॉट द पॉइंट? इसमें लगाते हैं 7 8 8 - 6 = 2 यानी 1 लोन पेयर, और 6 + 1 यानी 7, दैट इज इक्वल्स टू SP3 D3। जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? क्लियर? डन? चलो, तो कोई बताएगा मुझे आज हमने क्या क्या पढ़ा? सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। गुड, क्लियर है वैलेंस बॉन्ड? VBT थ्योरी। गुड। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। चलो, तो ये आपके कुछ 2-3 क्वेश्चंस है बेटा आप लोगों के साथ, ये आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थियरी। क्लियर? VS EPR। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन। थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो आप इसमें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू बेटा। किसी को कोई डाउट है तो टाइम आपका ओपन है, अभी विंडो ओपन है, आप लोग अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए, नो डाउट। चलिए, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, टेक केयर। बाय सर, टेक केयर। बाय बेटा। Bye, sir. Take care.